से संवाददाता शैलेंद्र सिंह सिकरवार। आए 10 को खबर से एक खबर से आपको अवगत करा हूँ। 10 को खबर मुरैना से है। 10 को आज पूरे भारत में जो नए 3 कानून जो बनाए गए थे उनको आज से 1 जुलाई से लागू कर दिया गया है, जिसके तहत मुरैना ज़िले के हर थानों में लोगों को एवं जनप्रतिनिधि से लेकर आम जन को बुला करके थाना पर और उनको समझ आया, कानूनों के बारे में अवगत कराया। इसी क्रम में मुरैना सिविल लाइन थाने में एक बड़ा कार्यक्रम किया गया था, जिसमें मुरैना ज़िले के जनप्रतिनिधि जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष आरती गुर्जर से लेकर मुरैना नगर निगम महापौर एवं मुरैना पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद सिंह ठाकुर के अलावा अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए और कानून के जो ज्ञाता एडवोकेट एडीपीओ उनके द्वारा लोगों को कानून के बारे में समझाया गया और अवगत कराया गया। साथ ही मुरैना पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने लोगों को संबोधित करके इसका ये 3 नए कानूनों के बारे में अवगत कराया और समझ आया कि ये कानून कैसे कैसे इसमें क्या किस तरीके से कार्रवाई होगी। वीडियोग्राफी के द्वारा जैसे फरियादी से लेकर के गवाहों की वीडियोग्राफी होंगी और अन्य जानकारी दी। आइए जानते हैं। नागरिकगण, मीडिया के साथियों और पुलिस प्रशासन के परिवार के सभी साथीगण, ये अच्छी बात हुई कि मुझसे पहले हरिओम शर्मा जी आ गए बोलने, तो उन्होंने काफ़ी लोगों का यहाँ पे सम्मान किया, काफ़ी लोगों का नाम लिया, तो उन्होंने मेरी जो कठिनाई थी उसको आसान कर दिया। तो उनके द्वारा जो नाम लिए गए या जिनके नाम रह भी गए हों, तो सभी को सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आज जो ये हम कार्यशाला या जो आज हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसा आप सभी लोगों को पता होगा कि आज 1 तारीख से जो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, आपराधिक न्याय प्रणाली, इसके जो 3 प्रमुख हमारे कानून हैं, जिसको पहले पूर्व में भारतीय दंड संहिता और आईपीसी या सीआरपीसी या इंडियन एविडेंस एक्ट, जिनको हम सामान्य भाषा में आप सभी लोगों ने जानते होंगे, जिनको सुनते हैं, जो पूर्व में काफ़ी सालों से चले आ रहे हैं, अंग्रेज़ों के समय से चले आ रहे हैं, उनमें बिल्कुल आधारभूत उनमें परिवर्तन करते हुए आज के समाज के हिसाब से, आज की आवश्यकताओं के हिसाब से और आज की परिस्थितियों के हिसाब से, तब से लेकर आज तक ज़माना काफ़ी बदल चुका है, तकनीक काफ़ी बदल चुकी है, लोग काफ़ी बदल चुके हैं। पूर्व में लोगों का जो था खेती कृषि इस तरह का उनका अधिक वो था, शहर कम हुआ करते थे, शहरी आवास कम हुआ करते थे। अब शहरों में काफ़ी संख्या बढ़ गई है, लोगों का शहरों में रहना ज़्यादा बढ़ गया है, इस तरह की गतिविधियां काफ़ी बढ़ गई हैं। तो अब उनको देखते हुए आप जैसे देखते हैं कि बहुत से लोगों को पता होगा कि साइबर फ्रॉड होता है। आपको किसी का फ़ोन आया, आपकी जेब में से पैसे निकल गए, आपके खाते में से पैसे निकल गए, तो ये अपराध आज से करीब 100 साल पहले को भी कोई सोच नहीं सकता था। तो ऐसे ही ये एक उदाहरण है। इसके जैसे कई ऐसे अपराध हैं जो बदलते समय के साथ, जिनमें आवश्यकता थी कि जो हमारे पुराने कानून हैं उनमें कुछ ऐसे परिवर्तन किए जाएं जो आज के हिसाब से और आज की परिस्थितियों के हिसाब से अनुकूल हों। इन सभी को ध्यान रखते हुए भारत सरकार ने जो हमारे प्रमुख 3 कानून हैं उनको बदलते हुए, और उनको जैसा कि वकील साहब एक थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि पहले झंडा बदल गया था, डंडा वही रह गया था, और अब जो है वो डंडा भी बदल गया है। तो अच्छा एक नया नामकरण भी हुआ है उनका, उनकी भी भावना का उद्बोधन होता है कि जो हमारा आईपीसी था उसका हम लोगों ने अब भारतीय न्याय संहिता, दंड से अब न्याय की बात होती है। पहले ये था कि आपने अगर कुछ गलत किया है तो आपको दंड मिलेगा, ठीक है, लेकिन अब बात अपराध को लेकर हो रही है, लेकिन अब जो है वो अपराधी से ज्यादा फोकस जो है वो हमारे पीड़ित के ऊपर, विक्टिम के ऊपर। न्याय किसको मिलना चाहिए? पीड़ित को मिलना चाहिए। तो इसलिए कानून का नाम है भारतीय न्याय संहिता, कि हमारा उद्देश्य है या अब हमारा जो फोकस है वो पीड़ित व्यक्ति है, उसको न्याय दिलाने पे हमारा फोकस है। इसी तरह सीआरपीसी का हो गया है बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,
और इंडियन एविडेंस एक्ट का हो गया है भारतीय साक्ष्य संहिता BSS। इसमें अधिकतर वक्ताओं ने जो आप लोगों के समक्ष में पहलू रखा, उसमें निश्चित तौर पे जो एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इस पूरी प्रणाली का है वो पुलिस है। जो भी इस तरह का केस होता है वो सबसे पहले फरियादी पुलिस के पास आता है, अपनी पीड़ा बताता है और पुलिस उसकी पीड़ा के हिसाब से जो आपराधिक कृत्य हुआ है संबंधित धाराओं में फिर उसका केस रजिस्टर करती है, उसमें जांच करती है, चालान करती है। वहां तक पुलिस का काम रहता है और उसके बाद वो केस ट्रांसफर हो जाता है कोर्ट में। फिर कोर्ट में उसका ट्रायल चलता है, आप सभी लोगों को मालूम होगा, और ट्रायल में फिर पेशी लगती है। उसमें तो पुलिस का काम होता है जिनकी भी पेशी है उनको उपस्थित करना है। फिर कोर्ट में वकील और जो जज साहब होते हैं वो स्टेटमेंट्स लेते हैं, साक्ष्यों का उनका विश्लेषण करते हैं और उसके आधार पर फिर ये तय करते हैं कि इस अपराध का क्या निर्णय होना है। ये जो तीनों कानून है और विशेष रूप से जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसमें जो सबसे एक और अच्छी बात है जो मैं आप सभी लोगों को अलग से बताना चाहूंगा पुलिस के पहलू से हटकर, वो है कि जुडिशरी में जो कई बार लोग कहते थे साहब केस जो है वो सालों साल चल रहे हैं, पेशी पे पेशी चल रही है, तारीख पे तारीख मिल रही है। अब हर चीज का समय जो है वो निर्धारित कर दिया गया है। सबसे जरूरी बात यह है, अंग्रेजी में एक कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। का मतलब वो न्याय आपके किसी काम का नहीं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अब जो है हर चीज की समय सीमा तय कर दी है। पुलिस की भी समय सीमा तय है कि इतने समय में हमें इस केस का इन्वेस्टिगेशन करके चालान पुटअप करना है। उसके बाद कोर्ट में होगा कि कोर्ट को इतने समय में उसको चार्जेस फ्रेम करने हैं। उसके बाद इतने समय में उसका ट्रायल चलेगा। उसके बाद इतने उसमें एडजमेंट्स हो सकते हैं। इतने समय में उसका अगर फाइनल हियरिंग होने के बाद इतने समय में उसका डिसीजन देना है। नहीं तो कई बार ये होता था कि फाइनल हियरिंग हो गई है और अंतिम उसके लिए रखा हुआ है निर्णय के लिए, ठीक है। तो अब हर चीज का यही है कि जो भी केसेस हैं वो समय के साथ उसमें निपट जाए। ऐसे ही बहुत सारे उसमें चीजें हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस होता है, ठीक है, और आप कोई साक्ष्य देते हैं, कोई अपने बयान भी देता है, तो आप उसकी पुलिस जो है वीडियोग्राफी करके उसमें लगाई, ठीक है। तो अब आप ये अपने बयान से पलट नहीं सकते। पहले क्या था, जैसे आप अब यहाँ पे भी देखेंगे, एक सबने अगर पढ़ा हो, इसको देखा हो, इसमें वो एक लड़की कहती है, दीदी कहीं वो अपने बयान से पलट तो नहीं जाएगा। तो उसमें दूसरी जो लड़की है वो उसको कहती है डरने की बात नहीं है, पुलिस गवाह के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग करती है, ठीक है। तो पहले हम लोगों को डर लगता था और आप लोगों ने कई केसेस में देखा भी होगा कि गवाह जाके पलट जाते हैं। कई बार डर की वजह से पलट जाते हैं, कई बार लोभ लालच की वजह से पलट जाते हैं, कई बार नाते रिश्तेदारी की वजह से पलट जाते हैं, ठीक है। बहुत कारण रहते हैं जिससे लोग अपना बयान पलट देते हैं। कई बार साक्ष्य में कुछ दिक्कत हो जाती है। इसीलिए भारत में जो कन्विक्शन का रेट है वो बहुत कम है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अब जो है कि कन्विक्शन कम होने से फिर क्या होता है, अपराधी का हौसला बढ़ता है और उसको लगता है कि मैं कितने भी अपराध कर लूं मुझे तो सजा होनी नहीं है। तो कोई अपराधी होगा उस पर 10-10, 20-20 चोरियों के अपराधी है, ठीक है, कई सारी लूट है या कई और तरह के अपराध हैं, या मान लो कोई बहुत तगड़ा गुंडा है, उसने कई मर्डर कर रखे हैं, तो उसका क्या है कि संसार आसपास के समाज में इतना भय है कि कोई उसकी गवाही नहीं दे सकता। तो अब ऐसा नहीं है। अब हर व्यक्ति के लिए जो अगर उसके विरुद्ध हमें सही साक्ष्य मिलते हैं, उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग होती है, सारी चीजें होती हैं, तो उसका फिर अच्छा न्याय संभव है कोर्ट के द्वारा किया जाना। दूसरा एक पहलू ये भी है कि अगर आपने कोई गवाही दी है, ठीक है, तो पहले ये होता था कि आपकी पेशी है, आपका समन्स आ रहा है। कई बार आपका समन्स आपके पास पहुंचता ही नहीं था। कई बार पुलिस के पास आया, नहीं आया, आ गया, पुलिस ने रख दिया, ठीक है, पुलिस ने बताना उचित नहीं समझा या भूल गए, उसके बाद पुलिस ने उसको बिना किए वापस लौटा दिया। और जिसके गवाह था काफी समय वेट कर रहा है कि मेरी गवाही आएगी और उसको पता ही नहीं चलता कि मेरी गवाही कब हो रही है। तो अब क्या है, अब सभी का नंबर लिया जाता है जिसने भी गवाही दी है, और अब कोर्ट से जो भी समन्स जारी होंगे वो सीधा आपके नंबर पे भी पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये फलाना तारीख को आपकी गवाही है और सीधा आप इस कोर्ट में इस समय तक उपस्थित रहिए। अब आपके पास भी प्रूफ है कि ये देखिए मेरे पास समन्स आया, ठीक है।
तो इससे क्या होता है, अब आदमी को भी पता है कि मुझे कब जाके कहाँ पे क्या रिपोर्टिंग करनी है। फिर दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए आप कहीं बाहर हैं तो अब आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी जगह है और आपकी कल पेशी लग गई, अब वो पेशी आगे बढ़ानी पड़ रही है क्योंकि आप नहीं है वहां पे, ठीक है। तो अब आप अनुरोध कर सकते हैं, जो भी व्यक्ति है, तो वो अब आपकी पेशी जो है वो आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी हो सकती है, ठीक है। तो ये ऐसे छोटे छोटे कई सारे बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव जो हैं वो इन कानूनों में किए गए हैं, जो आज से करीब 150 साल पहले हम कभी जिनके बारे में सोच नहीं सकते थे। तो इस तरह की चीजें हैं। आज ही पहला दिन है जब ये कानून लागू हो रहे हैं आप सभी लोगों को, और ये कानून कार्यक्रम लगभग हर थाने में पूरे प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। और ये इसका उद्देश्य यही है कि प्रारंभिक तौर पे आप लोगों को इसके बारे में एक जानकारी हो जाए कि थोड़ा कुछ समय बाद आप लोग इसको बेहतर तरीके से समझने के बाद फिर इसमें आप लोग आके दोबारा मिलकर पूछ सकते हैं या समझ सकते हैं। जैसे बताया कि वकील साहब वगैरह ने कि हम लोग और संगोष्ठियां भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी अभी उसके विषय में जो समझ है वो मुझे जो लगता है कि अभी इस विषय में कम होगी। थोड़ा समय जब तक निकलेगा आप लोगों की भी समझ बेहतर होगी और आप लोग एक और बेहतर स्थिति में आएंगे उसके बारे में सवाल जवाब करने के, ठीक है। तो ये आपराधिक मामले जो हमारे कानून है न्याय के, तो अब इसका मैंने जैसा आपको बताया कि फोकस हमारे मुख्य रूप से पीड़ित का है और पीड़ित को न्याय दिलाने का है। पुलिस के लिए, डिजिटल एविडेंस के लिए, फरियादी के लिए, फरियादी का सुरक्षा के लिए, ठीक है, विटनेस प्रोटेक्शन जिसको बोलते हैं, या साक्ष्य जो गवाही देता है उसके प्रोटेक्शन के लिए, और महिलाओं बच्चों के लिए, ठीक है। उन्होंने सारी चीजें सिलसिलेवार समझाई थी, उनके लिए विशेष रूप से इसमें नए प्रावधान किए गए हैं, काफी तगड़े प्रावधान किए गए हैं। नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप होता है उसके लिए मृत्युदंड की सजा जैसे तगड़े प्रावधान है। मॉब लिंचिंग में अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसमें भी मृत्युदंड जैसे प्रावधान है। मतलब काफी स्ट्रॉन्ग एक्शंस जो पिछले कुछ समय से ऐसे अपराध जिनको आप और हम लोग देखते आ रहे थे कि हाल की घटनाओं में हम लोगों ने सुना भी है, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये जो आज की इस आज का जो हम सब यहाँ पे आज एकत्रित हुए हैं, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों का यही प्रयास था कि एक पहल हम लोगों के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से रहे, जिसमें आप लोगों को एक बेसिक जानकारी इन कानूनों की रहे, ताकि आने वाले समय में आप इसको और बेहतर तरीके से समझ सकें। और इसमें यह भी है कि आप लोग को फ्री एफआईआर की कॉपी मिलेगी। यदि आपको कहीं से एफआईआर करानी है, 0 एफआईआर का भी प्रावधान है, पहले भी था, अब उसको और बेहतर तरीके से शामिल किया गया है। eFIR का भी प्रावधान है, 90 दिन में जानकारी प्राप्त करने का भी प्रावधान है। ऐसे कई सारे प्रावधान इसमें जो भी फरियादी है उसको करने के लिए। नहीं तो पहले क्या फरियादी चक्कर लगाता रहता था, अरे साहब मेरे केस का क्या हुआ, अब क्या चल रहा है, कोर्ट वो चालान कब होगा, ये कैसे होगा, तो ये सारे सवाल चलते रहते थे। लेकिन अब वो सब नहीं है। अब जो है अब उसका जानने का हक है, और पुलिस भी और बाकी अन्य जो इससे जुड़े हुए लोग हैं उनका काम है कि वो फरियादी को या पीड़ित को उसके द्वारा मांगी गई जानकारी उसको प्रदान करें, ताकि उसको पता रहे कि उसका केस का क्या हो रहा है। और रही बात जो धाराएं बदली हैं, तो जो याद थी अच्छी रटी हुई थी, और यहाँ के लोगों का तो उसमें जनरल नॉलेज काफी अच्छा था। अब मुझे लगता है धीरे धीरे वो चेंज हो जाएगा और जो नई धाराएं हैं वो भी लोग याद कर लेंगे। नहीं तो पहले आके सीधा लोग यही बोलते थे, साहब घटना बताने से पहले ये कहते थे सब धारा ये लगाइए, और फिर बताते थे कि घटना ये हुई है धारा पहले। तो ये तो खैर एक मजाक की बात हो गई, लेकिन ये है कि घटना वैसे भी दर्ज जो की जाती है वो आप सभी लोगों को मालूम है, वकील साहब वगैरह भी यहाँ बैठे हुए हैं, कि जो भी पीड़ित है उसका काम है घटना बताना, ठीक है, कि मेरे साथ ये घटना हुई है। उसके हिसाब से जो कार्रवाई करनी है वो काम संबंधित पुलिस अधिकारी या जो भी व्यक्ति उपस्थित है उसका है। यहाँ मतलब जैसे यहाँ नहीं, मतलब अधिकतर जगह कई बार ऐसा होता है कि लोग आते हैं और आके कहते हैं कि साहब चाटा मार दिया है, इस पर 307 लगाओ, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे भैया चाटा मारा है, तुम अपनी घटना बताओ, धारा कौन सी लगानी है। नहीं साहब 307 लगेगी तभी एफआईआर कराएंगे, ठीक है।
तो ये मतलब एक ट्रेंड जो चलता था, धीरे धीरे नए जो कानून आ रहे हैं, धीरे लोगों में इसके बारे में अवेयरनेस आएगी, जानकारी आएगी, और इससे मुझे लगता है कि लोगों में और अच्छी एक फीलिंग आएगी। कहीं ना कहीं जो समय से न्याय नहीं मिल पाता था या विलंब से मिलता था, उसको लेकर जो लोगों के मन में एक भावना रहती थी, कहीं ना कहीं वो भी दूर होगी और लोगों का इस पूरे सिस्टम में एक विश्वास जो है वो और सुदृढ़ होगा और बेहतर इस देश को आगे ले जाने में मदद करेगा। तो आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप सभी लोगों का मैं पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। या एक व्यक्ति ने अपराध किया, 5 ने नहीं किया है, तो 5 के खिलाफ निश्चित रूप से खात्मा रिपोर्ट लगेगी। और इसके लिए ऐसा नहीं कि मतलब आपको वर्तमान में जो जांच ली जा रही है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की महत्ता दी गई है, वो इसी कारण दी गई है कि कई बार पता नहीं पड़ता कि किस व्यक्ति ने अपराध किया है, किस व्यक्ति ने अपराध नहीं किया है। लेकिन आज के युग में वो असंभव है कि जिस व्यक्ति ने अपराध किया है वही फंसेगा और जिसने अपराध नहीं किया है वो निश्चित रूप से बरी होगा। और ऐसा फरियादी अगर वो चालाक किस्म का है, अगर एक व्यक्ति ने अपराध किया है, 4 व्यक्तियों का गलत रूप से नाम लिखाता है, निश्चित रूप से उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी नए एक्ट में। आप इस बात के लिए चिंतित नहीं हो। और नया एक्ट जो बना है वो बिल्कुल जनता के हर व्यक्ति के लाभ के लिए बना है, ठीक है ना। और उसका एक उद्देश्य होता है कि हमें इसने कहीं कोई भी बात आई उसमें उसको अपराध करना ही है या उसके साथ में अन्याय किया है। हम पुलिस थाने में आते हैं, हमारे समाज के लोग पुलिस थाने में आते हैं, हमारे सभी वर्ग के लोग जब रिपोर्ट करने आते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जिसने अपराध नहीं किया है, जिसके साथ अपराध घटित हुआ है, उनको दोनों के साथ बराबर का केस, क्रॉस केस कायम कर दिया जाता है। श्रीमान, ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। चूंकि ये घटना मेरे साथ भी हुई थी, मैं माननीय श्रीमान के साथ में आया था यहाँ थाने। कुछ लोगों ने मेरे घर पे आकर अटैक किया, मेरी लाइट काटी गई, उसमें मारपीट भी हुई और मेरे खिलाफ, मैंने तो उनके 2 लोग थे उनके खिलाफ FIR कराई। उसने मेरी पत्नी जो पार्षद है और हमारे 4 लोगों के साथ भी झूठी रिपोर्ट दर्ज कर दी गई, जिसमें मैं जमानत भी करा चुका हूँ और ये अपराध मेरे साथ अन्याय हुआ है। लेकिन मैं कह नहीं सकता इस बात को क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं। जब मैंने ये बात यहाँ रखी थी तो उस समय भी यही कहा था कि हमें क्रॉस केस कर दें, और उसके लिए क्या होता है सर, उससे हम पे राजीनामा का दबाव आता है। चूंकि हम उस बात को न्यायालय में जब ले जाते हैं तो हमको दबाव के कारण, क्योंकि हमारे खिलाफ भी अपराध दर्ज हो गया है, तो हमें मजबूरी में उसमें अपना बयान पलटना पड़ेगा या साक्ष्य के अभाव में हमें वो बात खत्म करानी पड़ेगी। तो श्रीमान, इस पर मैं सभी लोगों का दिमाग वो चाहूँगा कि ऐसी घटनाओं में सर हमेशा कुछ न कुछ जांच करके, और देखो क्रॉस काम है, क्रॉस हो तभी क्रॉस किया जाए, अन्यथा क्रॉस करने से सर आपकी जो धारा है वो भी वीक होंगी और लोग वहाँ का धारा से अपना मोह भंग हो जाएगा, लोग थाने तक नहीं आएंगे अपना अपराध दर्ज करने। तो ये मैं निवेदन करता हूँ सर, इस पर ध्यान दिया जाए कि नौकरी वाले को कैसे ही फंसाया जाए। तो ऐसी जो कानून का नया बदलाव आया है, मेरा निचोड़ इस तरफ जा रहा है, जो कानून की धाराएं बदली हैं, तो क्या इस तरफ भी हमें जनता को लाभ होगा या नहीं होगा। जो निर्दोष लोग हैं वो बेचारे फंस जाते हैं, उनका जीवन कोर्ट कचहरी चक्कर लगाते लगाते जीवन चला जाता है। वो आखिर एक भगवान को कोसते हैं, हमने इस जन्म में तो कोई गलती नहीं की, उस जन्म में हो सकता है कोई गलती की होगी, इसलिए हमें जो दंड भुगतना पड़ रहा है। तो ऐसे निर्दोष लोगों के लिए अभी जो धाराएं बनी है नहीं, तो इसमें क्या परिवर्तन हुआ है और जो झूठे फंसाए जाते हैं उनको क्या किया है, जी हमें बता दें तो सभी जनता बैठी हुई है, तो हम जो लोग सजग हो जाएंगे इससे कि भाई निर्दोष को कैसे बचाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रसंग। एक आम आदमी के जीवन में पुलिस वाले की कई भूमिकाएं होती हैं। उसके साथ कोई लूटमार, माल चोरी, जान लेने की धमकी, किसी स्थिति में पुलिस की उसकी मदद करती है। जब वह वाहन चलाता है तो परिजन पुलिस उसकी मदद करती है। किसी भीड़ में खो जाने अथवा दुर्घटना के बुरे वक्त में भी पुलिस ही उसकी भूमिका निभाती है। मैं आप सबके बीच में मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ, कानून व्यवस्था और ये धाराएं नहीं होगी तो पुलिस और आप सब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए कानून व्यवस्था और नियमों के दायरे में ही रह करके हम अपनी सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित कर सकते हैं और नियम के हिसाब से ही चलेंगे
तो शांति भी हमारे देश में रहेगी और हमारा जिला और हमारा देश प्रदेश सब व्यवस्थित रहेगा। तो हमें भी कानून के साथ चलना चाहिए और पुलिस की ही नहीं, अब हम ये सोचते हैं कि पुलिस ही सारा काम करेगी, नहीं, हमें भी अपने भी शांति बनाए रखने की जरूरत है। हम शांति से चलेंगे, नियमों से चलेंगे तो पुलिस भी अपनी मदद कर पाएगी और हम भी अच्छे से रह पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों की जानकारी में है कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके जो 3 मेजर एक्ट्स हैं, आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, उनका भारत सरकार द्वारा उनको परिवर्तित करके 3 नए जो वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से कानून लाए गए हैं, जिसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता, इन तीनों का आज 1 जुलाई से क्रियान्वयन संपूर्ण देश में शुरू हो रहा है। तो जैसा आप सभी को पता है कि ये कानूनों के विषय में लोगों के बीच में जो जानकारी है उसको अधिक से अधिक संख्या में फैलाने के उद्देश्य से और लोगों को ये जानकारी रहे कि किस प्रकार से ये कानून ऑपरेट करेंगे, क्या क्या इसमें उन लोगों के लिए नई नई चीज़ें हैं, नए नए प्रावधान हैं, कि ऐसी सहूलियतें हैं, समय बाद उसमें कई सारी चीज़ों को किया गया है। तो उसी को देखते हुए एक ये कार्यक्रम का आयोजन ये सभी थाना स्तरों पर हमारे द्वारा किया जा रहा है। और जैसा आपने यहाँ देखा कि इस कार्यक्रम में विभिन्न पहलुओं के लोग यहाँ पे उपस्थित थे, विभिन्न बैकग्राउंड्स के लोग यहाँ पे आए थे, जिसमें लीगल प्रोफेशनल्स भी थे, आम जनता के लोग भी थे, राजनीतिक पृष्ठभूमि के भी लोग थे, पत्रकार भी काफ़ी संख्या में थे, प्रशासन के भी लोग यहाँ उपस्थित थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो मेजर एक्ट्स हैं ये सभी की वर्किंग को, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको भी, और कहीं ना कहीं आम जनता के जब भी उनको कभी ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो उसको प्रभावित करते हैं। तो इसी उद्देश्य से आज इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है।